आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए डॉक्टर अंजू वेद जी द्वारा लिखी कहानी कल्पना लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ उनकी पिछली कहानियों की तरह ये भी आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार कहानियाँ सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रोत्साहन मिलता है ऐसी अनेकों कहानियाँ आप तक लेके आने के लिए। तो आइए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही कल्पना के माथे को चूमा, वैसे ही वो अंगड़ाई लेती हुई बिस्तर पर उठ बैठी। आज सुबह सुबह उसकी दाईं आंख फड़क रही है। कुछ अच्छा होने वाला है। उसे दादी की कही बात स्मरण हो आई। झटपट बिस्तर को समेटते हुए उसने माँ को आवाज़ लगाई, माँ, आज का पेपर आया या नहीं? दरवाजे पर पड़ा होगा बेटा, शायद किसी ने अभी नहीं उठाया, माँ ने रसोई घर से ही उत्तर दिया। कल्पना का दिन सुबह की चाय और अखबार के नाश्ते के साथ आरंभ होता। वो अखबार में नौकरी के कॉलम को पूरी तरह खंगाल लेती। आज कुछ अच्छी नौकरी दिख जाए, बस इसी ख्याल में अखबार का कोना कोना घूम लेती। अखबार में एक बड़े से इश्तहार पर आकर उसकी नज़र टिक गई, जिसमें लिखा था, एक युवक के लिए केयर टेकर की आवश्यकता है, संपर्क करें। कल्पना ने इश्तहार पर गोला लगा दिया। बीए पास कल्पना नौकरी ढूंढते हुए थक गई थी। घर का खर्च और छोटे भाई बहन की पढ़ाई उसके ट्यूशन के पैसों से पूरी नहीं हो पा रही थी। माँ, मेरे लिए 2 पराठे बना दो, मुझे बाहर जाना है, ये कहकर वो नहाने चली गई। बाथरूम की छत घर की गरीबी की गवाह है। माँ का गुलाबी चेहरा झुर्रियों और चिंता की रेखाओं से भर चुका है। बाबूजी क्या कहे, घर से तो खुशियाँ चली गईं। वो अक्सर स्वयं से प्रश्न करती, अपने आप को समझाती। घर में सबसे बड़ी कल्पना पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का मर्द बन गई। घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई, या यूँ कहूँ तो कल्पना ने उसे स्वीकार कर लिया। अनपढ़ माँ ने उसे इस स्वप्न के साथ पढ़ाया कि एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, घर में पिता का हाथ बटाएगी। उसके 2 भाई बहन भी तो उससे छोटे थे। मैं कभी कभी इसे माँ का स्वार्थ मानती और कभी गर्व करती। माँ ने मुझे इस लायक समझा, उसके सपने को टूटने नहीं दूंगी। कल्पना अपने आत्मविश्वास को ये सोच सोच के पक्का करती रहती। दीदी, आज मेरी एक कॉपी ले आना ना, मैम ने मंगवाई है, पुन्नू ने कल्पना से कहा। अच्छा, कॉपी तो मैं ला दूंगी, पर स्कूल से शिकायत नहीं आनी चाहिए, जैसी परसों मैडम ने की थी। तुमने रघु को थप्पड़ मारा था ना? पुन्नू ने जोश के साथ फिर कहा। मारा था दीदी, रघु आपके बारे में कुछ। कल्पना ने पुन्नू को चुप रहने का इशारा किया और उसे स्कूल भेज दिया। कल्पना ने अचार से पराठे खाए और एकमात्र नए सूट को पहनकर इश्तहार में दिए गए पते पर पहुंच गई। इस पते पर एक आलीशान बंगला था, जिसकी 4 दीवारी के साथ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। एक बड़ा सा गेट और उस गेट पर एक गार्ड बैठा था। सुनहरी नेम प्लेट लगी थी, पर कल्पना का ध्यान उस प्लेट से अधिक उस मकान की घंटी के बटन पर था। कल्पना ने हिम्मत करके वो बटन दबाया। अंदर से गार्ड ने दरवाज़ा खोला और कल्पना का पूरा परिचय जानकर उसे अंदर जाने का संकेत कर दिया। वो एक पार्क से होते हुए मकान के दूसरे हिस्से में पहुंची और उसने वहां पुनः घंटी बजाई। इस बार एक 40-45 साल के एक साधारण से व्यक्ति ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, जी कहिए। मैं इश्तिहार को पढ़कर यहाँ आई हूँ। अच्छा, आइए आइए, बैठिए। व्यक्ति मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहने लगा, बिट्टू साहब के लिए एक लड़की आई है। मैं अंदर तो आ गई, पर बैठने का साहस न कर सकी। ये घर है या राजमहल? घर की साज सज्जा देख कल्पना ठिठक गई। दूधिया रोशनी में नहाई वो बैठक स्वर्ग की बैठक लग रही थी। सोफे, कालीन, शोपीस, लाइट्स, ये सभी उसने फिल्मों में देखे थे। वो मंत्रमुग्ध से उन्हें निहार रही थी कि अचानक आवाज़ आई, तुमने इश्तिहार ढंग से पढ़ा है? लगभग 55 वर्ष की महिला ने कल्पना को देखकर कहा। जी मैडम। अपनी उम्र से छोटी लगने का प्रयास करने वाली ये महिला सुंदर सुडौल थी और अभी हाथ में टेनिस रैकेट लेकर खड़ी थी।
शायद खेलने जा रही थी। कहाँ तक पढ़ी हो? मैम, मैंने बीए पास किया है। डू यू नो व्हाट विल यू डू हेयर? महिला ने शालीनता से पूछा। यस मैम, कल्पना गंभीरता से बोली। महिला कल्पना को साथ लेकर ऊपरी मंजिल के एक बेडरूम में गई और बेड पर पड़े एक 26 साल के नवयुवक को दिखाते हुए कहने लगी, ये मेरा बेटा है, पराग। हम प्यार से इसे बिट्टू कहते हैं। 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट के बाद से ये कोमा में है। डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। मुझे भी उम्मीद है, पर महिला ने उदासी भरे स्वर में कल्पना से कहा, रामू काका से तुम्हारी बात करा दूंगी, वो तुम्हें सारा काम और पगार समझा देंगे। जी मैम। कल्पना की आंखें पराग के चेहरे पर जाकर टिकी और एक झटके में उसे व्यक्ति के भाग्य, लाचारी और समय चक्र के यथार्थ का आभास हो चला। पराग की खुली आंखें समंदर की तरह शांत और नीरस थीं। कल्पना ने इससे पहले ऐसे अर्धमृत व्यक्ति को नहीं देखा था। उसकी जिज्ञासा हिलौरे ले रही थी, परंतु घबराहट के कारण मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। आप घबराइए नहीं, रामू काका कल्पना की मनस्थिति पढ़ चुके थे। हम सबका प्यारा एक टेनिस स्टार, एक ऐसा जिंदा दिल स्टार जो घर के परिवेश से अलग सभी का ध्यान रखने वाला, नौकरों के साथ खेलता, हंसता और अपनी माँ की डांट साथ साथ खाता, वो आज इस बिस्तर पर बेजान। ये कहते हुए रामू काका का कंठ अवरुद्ध हो गया। उनकी भरी हुई आंखें कल्पना को आशा की दृष्टि से देख रही थी। कल्पना अपने दुख को बड़ा समझती थी, परंतु पराग की पीड़ा ने उसे बौना कर दिया। पराग सुन सकता था, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, न शारीरिक और न ही मानसिक। रामू काका के शब्दों की व्यथा वो सुन पा रही थी। पराग की माँ का दर्द ऐसा था जो बाहर आना चाहता था, परंतु हाई सोसाइटी का ये कल्चर उसे अंदर ही अंदर दफन करने के लिए विवश कर रहा था। उसकी सूनी आंखें रोकर गीली होना चाहती थीं, परंतु ये कल्चर उसे कमजोरी का नाम देता है, बेचारी कहता है। ये शब्द पराग की माँ को स्वीकार नहीं, इसीलिए वो घुटती और बस घुटती ही जा रही थी। कल्पना को पराग के यहाँ काम करते हुए लगभग 8 महीने बीत गए। उसने पराग की सेवा अपनी नौकरी समझकर नहीं, दायित्व और धर्म समझकर की। वो माँ की तरह स्नेह और दुलार से खाना खिलाती, दोस्त की तरह कहानियाँ और चुटकुले सुनाती, अखबार पढ़कर सुनाती और देश दुनिया की खबरों को चटपटे ढंग से बताती। पराग की पसंद की बातें करती, उसके बचपन की बातों को याद दिलाती और बीच बीच में शाबाशी भी देती। इस बीच कभी भी उसने अपने विषय में कुछ नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं की जो पराग को दुख दे। वो परिवार के लोगों की अच्छी छवि पराग के सामने रखती, उसे बताती कि सब उसके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। माँ बहुत परेशान होती है। वो पराग की मानसिक क्षतिपूर्ति करती, उसे स्वयं ठीक होने के लिए प्रेरित करती रहती, पराग के हृदय से सीधा संवाद करती। कल्पना का परिश्रम रंग लाने लगा। पराग की स्थिति में सुधार होने लगा। उसके पैरों की उंगलियों में हरकत शुरू हो गई। डॉक्टर की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। पराग का ठीक होना डॉक्टरों के लिए चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर ने हर्ष के साथ कहा, हमारी मेहनत रंग लाई, पराग अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के इन शब्दों से पराग की माँ को सुखद आश्चर्य हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो डॉक्टर को थैंक यू कहने के साथ साथ अपनी ममता को रोक नहीं पाई। पराग के माथे को बार बार चूमने लगी। कल्पना के हृदय में द्वंद्व चल रहा था। वो पराग के ठीक होने पर हर्षित थी, परंतु उसके अंतर मन में एक कसक थी, मानो कुछ छूट रहा है। वो क्या है ये पता नहीं। जब उसने पराग को पहली बार अपने नरम हाथों से स्पर्श किया था, तब भी उसकी अनुभूति अनजान थी। इस अनुभूति का पता तब चला जब उसके स्पर्श से पराग की आंखों से विषाद बह निकला। आंसुओं की उस जलधारा ने कल्पना के हृदय को भिगो दिया। उनके मध्य संबंध की ऐसी डोर बंधी जिसका कोई नाम नहीं है। पराग के भावों को कल्पना के रूप में वाणी प्राप्त हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, पराग की माँ ने कहा। जी मैम, कल्पना ने हाथ जोड़कर धन्यवाद स्वीकारा। घर जाते हुए कल्पना उत्साहित नहीं थी। उसके पैर भारी हो रहे थे, गला रुंध रहा था। कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी। उसे नौकरी छूटने का दुख नहीं था, घर के खर्च की भी टेंशन नहीं थी। शायद पराग सर से दूर जाने का भय सता रहा था। इतने महीनों से उसे पराग सर की आदत जो हो गई थी। पराग और कल्पना का आत्मिक संबंध जुड़ा था।
वो एक केयर टेकर और मरीज का रिश्ता नहीं था। एक ऐसा संबंध था जो बेनाम था, पर था बहुत गहरा। पराग की स्थिति उत्तरोत्तर ठीक होती गई। उसने धीरे धीरे बोलना आरंभ कर दिया। हाथ पैर गतिमान होने लगे। पराग ठीक भी हो गया। पुनः अपने माता पिता की आशाओं के बोझ तले दबने लगा। वो छटपटा रहा था बाहर जाने के लिए, कल्पना के लिए। पराग ने कल्पना से दो टूक बात की। अपने प्रेम को उसने ऐसे व्यक्त किया, मेरी देखरेख तुम्हारी मजबूरी हो सकती होगी कल्पना, परंतु मेरा ये प्रस्ताव मानना तुम्हारी विवशता नहीं है। तुम्हारे प्रेम और सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। ये जीवन तुम्हारा ऋणी है। मेरे माता पिता ने रुपयों में सब कुछ खरीदा मेरे लिए, लेकिन दुलार नहीं खरीद पाए, थोड़ा सा भी। पार्टियों की चमक दमक में ऐसे व्यस्त हुए कि मुझे ही भूल गए। मुझे कोई शिकवा नहीं है उनसे, मैं उनका कल्चर समझता हूँ। पराग बोले ही जा रहा था और कल्पना निशब्द खड़ी सुन रही थी। उसके हृदय की गति तीव्र हो गई, रोम रोम खिल उठा। शायद यही तो वो चाहती थी। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भूलकर अपना लेना चाहती थी पराग के प्रस्ताव को। घुल जाना चाहती थी उसके प्रेम की सुगंध में, समा जाना चाहती थी उसकी आगोश में। पर कल्पना हाँ नहीं बोल पाई। माँ को दिए वचन ने उसे रोक दिया। भाई बहन की जिम्मेदारी आगे आकर खड़ी हो गई। पराग ने कल्पना की आंखों में जाने क्या पढ़ा। उसने पुनः इस बात पर कभी कोई दोबारा बात नहीं की। कल्पना को नौकरी छोड़े 8 वर्ष हो गए। उसके भाई बहन शादी करके घर बसा चुके और अपने परिवार में खुश हैं। उसकी माँ को इस दुनिया से गए हुए 2 वर्ष हो गए। परिवार के नाम पर कल्पना बस अकेली रह गई। सुंदर छरहरी कल्पना पर उम्र की छाया दिखने लगी। जीवन में कुछ और करने का साहस नहीं बचा। रिश्तों का स्वार्थ और दिखावा इतने समीप से देखा कि अब किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता। भाई के व्यंग उसके हृदय को तार तार कर देते हैं। वो भाग जाना चाहती है कहीं, पर कहाँ। वर्षों बाद उसने पराग को टहलते देखा, उस पार्क में जहाँ वो अक्सर बैठकर सुबक लिया करती है। पराग को देखकर कल्पना ऐसे प्रसन्न हुई जैसे छोटा बच्चा खिलौना पाकर होता है। कैसे हैं पराग सर? कल्पना ने उत्साह से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही, पराग ने हंसते हुए कहा। पार्क में पराग का आना और कल्पना से मिलना अब रोज होने लगा। दोनों खूब बातें करते, पर अतीत में कोई नहीं झांकता। कल्पना के मन में बेचैनी है कुछ जानने की, पर पूछ नहीं पा रही। पराग सर, आप मैडम के साथ क्यों नहीं आते? वो सकुचाते हुए बोली। मैडम तो पार्टियों में व्यस्त रहती हैं, फिर समाज सेवा करती हैं, अपने नाम के होर्डिंग लगवाती हैं। उनके पास तो ढेरों काम है। वो मुस्कुराने लगे। इस आवाज़ में दर्द है, अकेलापन है। इसे समझते हुए उसे देर न लगी। सर, कोई बच्चा? कल्पना कहते कहते रुक गई। कहीं वो ज़्यादा तो नहीं बोल गई? कल्पना, मैं माँ के लिए कह रहा हूँ, तुम क्या समझी? वो हंसने लगा। कल्पना की मनस्थिति को भांपते हुए पराग ने संजीदा होकर कहा, तुम्हारी नौकरी छोड़ने के बाद मैं फिर से बीमार हो गया। रामू काका के प्रयास और डॉक्टर के इलाज से मेरा जीवन तो बच गया, परंतु इस शर्त पर कि मुझे भागदौड़ नहीं करनी। अंदरूनी चोटों के कारण मैं कभी शादी नहीं कर सकता। अपनी सांसों के लिए मुझे ये ताज़ी हवा और दवा चाहिए। मैं तब भी अपाहिज था और अब भी। पराग के नैराश्य और विवशता ने उसकी आंखें गीली कर दी। कल्पना उसके हृदय को पड़ चुकी थी। उसे 8 वर्ष पूर्व की याद आ गई। उसने पराग को दिलासा नहीं दिया, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। मुझे क्षमा करना सर, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती थी। मुझे जल्दी है, मैं आपसे कल मिलूंगी। कल्पना घर जाकर ऐसे बैठ गई जैसे कोई कीमती सामान खो गया हो। पराग की अनकही वेदना ने उसे छलनी कर दिया। पराग की आंखों की एक पल में पड़ने वाली कल्पना उसे ऐसे छोड़कर आ गई। वो उसके परिवार की झूठी शान और स्वार्थपरता से अनभिज्ञ नहीं थी, पर उसने उसे कभी उजागर नहीं होने दिया। पराग का प्रेम उसके लिए अमूल्य था और है। उसने उसे विवशता और स्वार्थ के हाथों मजबूर नहीं होने दिया। पराग के प्रति उसका स्नेह किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो समर्पण है एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो असहाय है, निश्चल है, पवित्र है। अपनों का दर्द झेल चुकी कल्पना अब अकेली थी। वो एक बार फिर नौकरी करना चाहती थी। ये नौकरी पगार के लिए नहीं, अपनत्व के लिए चाहती थी।
उसने पराग सर को कहा, क्या आप मुझे मेरी नौकरी पर पुनः रख सकते हैं? मुझसे प्रेम सगाई कर सकते हैं? कोई एहसान नहीं है, अधूरा काम है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। कल्पना ने ऐसे अधिकार से बात कही कि पराग देखता रह गया। प्रसन्नता ने उसके होठों पर ताला सा लगा दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये प्रेम से परिपूर्ण कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। दोस्तों, हमने कई कहानियाँ सुनी हैं जिनमें प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की गई है, लेकिन सच तो ये है कि प्रेम किसी भी बंधन में बंधकर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रेम तो मन का भाव है। तो आज की हमारी इस कहानी में डॉक्टर अंजू वेद जी ने भी प्रेम के इस भाव को एक अलग ही अंदाज में दिखाने की कोशिश की है, जो मुझे तो बेहद रोचक लगा और दिल को छू गया। आशा करती हूँ आपको भी ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे और डॉक्टर अंजू वेद जी को बताइएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।